जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वां का गद्य खंड में चौथा चैप्टर जिसका नाम है, चौथा नहीं पांचवा है ना जी, पांचवा चैप्टर जिसका नाम है नागरी लिपि। नागरी लिपि इस चैप्टर का नाम है जिसको लिखा है गुणाकर मूले जी ने। आइए इस चैप्टर को आज समाप्त करते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव शाम को लाइव हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। नागरी लिपि, गुणाकर मूले। गुणाकर मूले। चलिए इसको हम चैप्टर को अब पढ़ते हैं। आज का जो रहेगा चैप्टर वो सबसे हटके है ना, सबसे इम्पोर्टेंट। और ग्रीन डिस्प्ले काहे लगाए थे जो बताएं। अभी इसका थंबनेल रेडी नहीं किए हैं, लेकिन जब इसका थंबनेल रेडी करेंगे ना तो थंबनेल भी लग जाएगा पीछे ग्रीन डिस्प्ले के चलते। देखना वीडियो आएगा ना तो देखना थंबनेल रहेगा, ग्रीन नहीं रहेगा। चलो आज थोड़ा सा लो लग रहे हैं, बताएं काहे। घर थोड़ा सा काम उम था तो काम उम कर लिया तो बैटरी ख़त्म हो है। चलिए हम लोग पढ़ना चालू करते हैं इसको। चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, जिसको लिखा है गुणाकर मूले जी ने। ठीक है ना। इसमें हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है भाषाओं के बारे में। ठीक है, भाषाओं की शुरुआत कैसे हुई, लिखने की शुरुआत कैसे हुई। हम लोग जो लिखते हैं ये कौन सा लिखा हुआ है जो बताओ जी, ये कौन भाषा लिखा हुआ है। हैं? अरे वो तो हम जानते हैं कि निधन हुआ लिखा हुआ है, कौन भाषा लिखा हुआ है। हिंदी। लिपि कौन सा है ये, देवनागरी लिपि है ना। देवनागरी लिपि। जब एग्ज़ाम जब हम दे रहे थे अपना, तो उसमें एक जगह आया था लिखने के लिए, कुछ लेखन भरा हुआ है जैसे स्क्रिप्ट आया था ना, स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो उसमें भरना था देवनागरी, उसमें देवनागरी भरना था। सब हिंदी भर ले है कि हम तो हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो। और जब इंग्लिश का पेपर आया उसमें स्क्रिप्ट लिखना था तो सब इंग्लिश लिख दिया कि हम तो इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन नहीं, वो रोमन होता है ना जी, रोमन होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब गुणाकर मूले जी के बारे में जानते हैं, लेखक परिचय करते हैं पहले। हमको ऐसा लग रहा है कि इधर कुछ रखा हुआ है, लेकिन कुछ है नहीं। देखो, जन्म और शिक्षा, इसका ब्राइटनेस कम है का, सही तो है। इनके जन्म के बारे में जानते हैं और शिक्षा इनके बारे में, ठीक है ना। इनका जो जन्म है 1935 ईस्वी में। गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ, 1935 ईस्वी में। कहाँ हुआ, तो हम महाराष्ट्र के अमरावती जिला में, महाराष्ट्र के अमरावती जिला में, ठीक है ना। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में किनका जन्म हुआ, गुणाकर मूले का, है ना। गुणाकर मूले का जन्म हुआ महाराष्ट्र के अमरावती में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, बैठो, हाँ इसकी राजधानी है मुंबई। चलो, उनकी प्रारंभिक शिक्षा मराठी भाषा में ग्रामीण परिवेश में हुई। प्रारंभिक शिक्षा कब हुआ, कहाँ हुआ जी, ग्रामीण माने गाँव में हुआ। कौन भाषा में, मराठी भाषा में, है कि नहीं। भारत में 22 को भाषा है उसके, इसमें मराठी भी है। ठीक है जी। चलो, अभी कुछ हुआ नहीं है, अच्छा टाइम पर पहुँचे हो, लेकिन थोड़ा और पहुँच जाना पहले, 5-10 मिनट पहले पहुँच जाना। देखो, उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई मराठी भाषा में ग्रामीण परिवेश में, मतलब गाँव में, ठीक है ना। चलो, उनका जन्म हुआ 1935 ईस्वी महाराष्ट्र के अमरावती में। हाँ, उन्होंने इलाहाबाद में गणित विषय में मैट्रिक से एमए तक की पढ़ाई की। मैट्रिक से लेके 10th से एमए तक। कौन विषय से पढ़े जी, मैथ से। कहाँ से थे, मैथ से लिए थे, है ना। मैथ से पढ़ाई किए पूरा। 2009 में उनका निधन हुआ, ये गलत है, ये भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, एक मिनट, ये कौन है जी गुणाकर मूल्य है ना। इनका जो मृत्यु है 2009 में, और ये अमरकांत है ना इनके बाद, इनका 2014 में हुआ है। अमरकांत में, अमरकांत के,
ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है। 2009 में उनका निधन हुआ। अध्ययन और कार्य क्षेत्र देख लो जी। गुणाकर मूल्य का अध्ययन क्षेत्र व्यापक था, जिसमें गणित क्या क्या पढ़े, वो क्या क्या विषय पढ़े हैं ना, उसके बारे में। गणित है, गणित जहाँ जहाँ पीला पीला लगा देंगे वहाँ ध्यान देना। गणित है, खगोल विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है, विज्ञान का इतिहास है, पूरा पूरा लिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति, ये सब अध्ययन किए है कि नहीं। वह गणित में भी बहुत दबा के अध्ययन किया, 10वां से एमए तक गणिते से पढ़े। अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, विज्ञान के इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र, प्राचीन भारत का इतिहास, ये सब वो बढ़िया से जान चुके थे, इस सब में एकदम परिपूर्ण थे वो। और संस्कृति भी उन्होंने पिछले 25 वर्षों में, कितने वर्षों में, उन्होंने 25 वर्षों में 2500 से अधिक लेख, 2500 से ज़्यादा लेख और 30 गो पुस्तक छापे। 30 गो, हाँ पुस्तक उनकर 30 गो, और 2500 लेख रिलीज हुआ कितना दिन में, 25 साल में। 25 साल में इतना चीज हुआ। ठीक है, बताओ इतना समझ में आया। उनका जन्म कब हुआ, महाराष्ट्र के अमरावती में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। कौन भाषा में, मराठी भाषा में। उन्होंने इलाहाबाद में 10वां से एमए तक मैथ से लिए। 2009 में इनका निधन भी हो गया। गुणाकर मूल्य अध्ययन के क्षेत्र में देखो, गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र, प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति, इस सब में बहुत परिपूर्ण थे, है ना। 25 साल में, याद रखना, 25 साल में 2500 से ज़्यादा लेख और 30 गो किताब, है ना, 30 गो किताब प्रकाशित किए। चलो ऐसे तो बता दिए, अब बताना गुणाकर मूल्य का जन्म किस वर्ष में हुआ। अगला तुम बोलोगे, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य के किस जिले में हुआ। फेंक के मारेंगे ना यहाँ से, तो कस कस के बोलल निकाल जाएगा। कस के बोलने के मतलब ना है तुम बोलो हो ही मत, लेकिन ऐसा रखो कि याद हो जाए। अभी जस्ट न बताए हैं जी। गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ, जिला, जिला उसको कभी कभी तुम लोग ले लेता है हल्का में, हल्का तो तुम ही है पहले। चलो, गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई, मराठी, मराठी भाषा में। हम भाषा पूछे हैं। गुणाकर मूल्य ने किस विषय में मैट्रिक से एमए तक की पढ़ाई की, मैथ से, गणित से, है ना। गुणाकर मूल्य का निधन किस वर्ष में हुआ, 2009 ईस्वी में। गुणाकर मूल्य के अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा विषय नहीं है। ये देखो 1 2 3 4 को विषय दिल है, और तुम बताओ कि इनमें से कोई कौन सा, ई वाला तीसरा है ना, ये सही जवाब होगा। मतलब ई वाला नहीं वो जानते थे, गणित, खगोल विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, है ना। चलो, गुणाकर मूल्य ने पिछले 25 वर्षों में लगभग कितने लेख और 2500 से अधिक, 2500 से ज्यादा लिखे लेख और 30 गो पुस्तक। चलो आगे चलें। ये सही लगा आज, ऐसा ऐसा जैसे आ गया, देख लिया ना उसको याद था कि नहीं, है कि नहीं जी। लेकिन टाइम लग जाता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, टाइम लगे तो लगे, इसे निकाल देंगे। प्रमुख कृतियां, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, क्या क्या लिखे वो देख लो। उनके प्रसिद्ध पुस्तकों में शामिल है अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, मतलब कि भारत के जितना जितना लिपि है ना, भाषा है ना, उस सब के कहानी। अंतरिक्ष यात्रा, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, ब्रह्मांड परिचय, ये सब लिखे। उनकी एक और पुस्तक अक्षर कथा है। कौन सी कथा, अक्षर कथा,
जिसमें पूरा लिपियों की विस्तृत जानकारी दी गई है। मतलब पुराना पुराना लिपि के बढ़िया से विस्तार में जानकारी दिया हुआ है। किसमें? अक्षर कथा में। देख के ही पता लगता है कि कोई लिखल अक्षर होता है ना जी, हैं, कोई अक्षर लिखल है कैसनो, उ सब के जानकारी देल है ना, अक्षर कथा में। आगे देखते हैं प्रस्तुत निबंध। जो इस निबंध में हम लोग जानेंगे, याद रखना, जो गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा हुआ जो नागरी लिपि है, ये क्या है? निबंध। ये क्या है जी? निबंध है। तो इस निबंध में क्या हम लोग पढ़ेंगे, जो सुनो। यह निबंध उनकी पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। नागरी लिपि कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से। अब बताना, जिसमें नागरी या देवनागरी लिपि का ऐतिहासिक विकास की जानकारी दी गई है। इसमें एगो लिपि के जानकारी दिया गया है जिसका नाम है देवनागरी या तो नागरी लिपि, है ना, नागरी या देवनागरी लिपि। इस लिपि के ऐतिहासिक विकास के बारे में, मतलब कि कैसे कैसे वो बढ़ा, है ना, शुरू में कैसे था, लिखना कैसे प्रारंभ हुआ, यही सब इसमें जानेंगे। कौन सी लिपि के बारे में? ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये पूरा ये कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। हाँ, चलो। निबंध में नागरी लिपि की प्राचीनता, मतलब कि कितना पुराना है, व्यापकता और शाखा विस्तार का विवरण दिया गया है। लेखक ने तकनीकी विवरण से बचते हुए सरल और प्रवाहपूर्ण शैली में जानकारी प्रस्तुत की है, ताकि यह बोझिल न लगे और पाठक में जिज्ञासा बनी रहे। मतलब इसको एकदम सिंपल लाइन में समझा दिए हैं लेखक, ठीक है। इसका मतलब ही समझो। देखो, अगर बोलने उलने में, किताब उताब पढ़ने में धारा प्रवाह कौन पढ़ जाता है? बुक एकदम खोल के रख दे, पूरा स्पीड में पढ़ गए। कोई हिंदी एकदम पूरा स्पीड में पढ़ता, ऐसे नहीं कि मन में पूरा एकदम बोल बोल के स्पीड में पढ़ रहे हो, कौन पढ़ पाओगे? और साफ पढ़ सकते हो? कोई पढ़ जाता है ना? चलो, वहाँ शुरू से पढ़ो तो। सही है। तुम पढ़ना, तुम यहाँ से पढ़ो, यहाँ से, यहाँ से, ये पूरा लाइन। हुआ? रुक गया था ना अभी। निबंध में नागरी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का विवरण दिया गया है। ऐसे पढ़ा जाता है। चलो आगे चलते हैं। अगर पढ़े उढ़े में दिक्कत होगा ना, तब अपन जीभ के एक्सरसाइज कर लेना, बताए थे ना उस दिन, हैं। अगर कभी भी अगर दिक्कत होवे कि कहूँ अगर जा रहे हो बोले उले में लड़खड़ाता है ना जो, तो अपन जीभ के एक्सरसाइज कर लिया करो। उसको पेन के ऐसे मुंह में लेके पीछे, ऐसे पीछे तक लगा लो पेन, तो जीभ तुमको ऊपर नीचे हो में दिक्कत होगा उसको, तो ज़्यादा ताकत लगाएगा, फिर जीभ दर्द करने लगेगा, ठीक है। तो इसी जीभ के एक्सरसाइज होता है बोलने में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पाठ पर चलते हैं जी, डायरेक्ट पाठ पर चलते हैं अब। किसको? तजनीस को बता देना ये। चलो अब चलते हैं पाठ पर, है ना। इस पाठ में देखते हैं क्या है, थोड़ा सा लंबा पाठ है लेकिन जानना ये जरूरी है कि नहीं जी। इसमें एगो भाषा के विस्तार दिया हुआ है। इससे एगो देवनागरी लिपि है ना, लिपि, इसके बारे में कि शुरू में कैसी थी देवनागरी लिपि, ये लिखना कैसे प्रारंभ हुआ। देखो अभी पढ़ रहा है, पढ़े के टाइम पर इधर उधर देखेगा। चलो पाठ का सारांश हम लोग देखते हैं। अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो और लंबा होगा, लेकिन इस सारांश है, इसमें सब चीज़ रहेगा, है ना। इम्पोर्टेंट एकदम सब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सब चीज़। देखो प्रस्तुत पाठ में, इस पाठ में नागरी लिपि गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखित है। नागरी लिपि के लेखक, नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य। इसमें लेखक ने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कि कैसे वो इसका उत्पन्न हुआ, है ना, कैसे देवनागरी लिपि का जन्म हुआ, विकास एवं व्यवहार पर अपना विचार व्यक्त किया है। लेखक का कहना है कि जिस लिपि में यह पुस्तक छपी है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं।
मतलब ये जो किताब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो जौन सा लिपि में छपा है उसको कौन सा लिपि कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं। तुम बताना ये कौन सा लिपि है? लिखो तो पहले। कौन लिपि में है? सिंपल है, देवनागरी लिपि में वैसे तो लिखा है। ये कौन सा लिपि है? हैं? वाई आर यू रनिंग? हैं? देवनागरी लिपि? सब देवनागरी लिपि? कौन सी लिपि? तुम बताओ। एट, अभी ना बताए थे रोमन। खोलो ना। आओ ये कौची में है लिखा लो? रोमन में है। हाँ, ये जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, ये कौन सा लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इस लिपि का टाइप, टाइप समझो टाइप। पहले सब दीवार छोड़ के बैठो तो, एक सीध में आ जाओ तो सब। ए, सूझ जाओ तो, सूझ जाओ। ऐसे रहेगा। पीछे उठो, पीछे पीछे वहां जाओ। थोड़ा ज्यादा तकलीफ में अभी हम हैं। गौतम के कहना नहीं करने पड़ता है, वहां बैठता है वहीं बैठता है सब दिन। चलो, इस लिपि का टाइप लगभग 2 सदी पहले बनी। टाइप मतलब समझो, टाइप का मतलब पहले कोई लिखित साक्ष्य नहीं था कि देवनागरी लिपि है तो उसमें क है जो बाबू ऐसे ही लिखाएगा। मानीपुर के आदमी क ऐसे लिखता है तो किमदारचक के अपने रंगदार है, किमदारचक के ऐसे लिखेगा क, है ना। तो कोई साक्ष्य नहीं बना हुआ था, कोई टाइप नहीं बना हुआ था, है ना। लेकिन लगभग 2 सदी पहले, कितना सदी? 2 सदी पहले, है ना। 200 सदी पहले, 2 सदी पहले इसका क्या बना? टाइप बना। इसका क्या बना? टाइप। टाइप कहे का मतलब इसे नहीं, टाइप नहीं करते थे वो, इसे छोटा छोटा रहता है, इसे क के वो गुटका बना दिया, मतलब लकड़ी के, अगर आप ऐसे काट काट के छाँट छाँट के क लिख दिया। ठीक है, कुछ लिखवाना है तो इसको ऐसे रंग में इसे बोर के फिर ऐसे मार दिया, क हो गया। हाँ, मेहंदिया ना पर आता है वैसन का, वैसन बना। टाइप कितना सदी पहले बना? 2 सदी पहले। इसके विकास से मतलब कि जब टाइप बनने लगा तो इसके विकास से अक्षरों में स्थिरता आई। अक्षरों में क्या आई? स्थिरता। ठीक है ना जी। स्थिरता मतलब कि अब कोई आदमी है जो क के ऐसे ऐसे अब कोई क नहीं लिख सकता है ना। अक्षर अब स्थिर हो गया है कि नहीं जी। अब कोई बदल उदल नहीं सकता है, ठीक है। चलो, यही स्थिरता आ गई इसमें। आगे चलो। नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूले। गुणाकर मूले ने किस लिपि की उत्पत्ति, विकास और व्यवहार पर विचार व्यक्त किए हैं? देवनागरी लिपि। गुणाकर मूले के अनुसार जिस लिपि में यह पुस्तक छपी है उसको नागरी चाहे देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि का टाइप लगभग कितने समय पहले बनी? देवनागरी लिपि के विकास से किसमें स्थिरता आ गई? अक्षरों में। चलो, इतना समझ में आ गया है। आंसर नहीं लिखते, सच कह रहा है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां संस्कृत एवं नेपाली आदि इस लिपि में लिखी जाती हैं। देखो देवनागरी लिपि में कौन कौन से भाषा आता है जो देखते हैं, ठीक है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, जिसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, कोई जगह में दूसर तरीका से हिंदी बोले, हिंदी ही बोलेगा लेकिन कुछ अलग तरीका से बोलेगा, है ना। है, जैसे देखो यहाँ हम लोग मगही बोलते हैं तो तुम गया तरफ चल जाएगा तो तुमको मगही ही बोलेगा वो लोग, लेकिन थोड़ा अलग मने तो उनका टोन रहता है ना, बोली अलग रहता है। तुम यहाँ से पटना चले जाओगे तो उधर थोड़ा अलग टोन लगेगा, नवादा तरफ चले जाओगे तो कुछ अलग टोन लगेगा, है ना। तो ओकरा हमनी बोली कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बोली।
एक ही भाषा के अलग अलग बोले के जैसे प्रकार हो जाता है कि नहीं जी, ओकरे हमने बोली कहते हैं। ये कौन बोली बोल रहा है ना, वही है बोली है। चलो, विविध बोलियां कौन कौन है? संस्कृत एवं नेपाली इस लिपि में लिखी जाती है। कौन कौन भाषा है जी? संस्कृत एवं नेपाली कौन लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विश्व में संस्कृत एवं प्राकृत की पुस्तकें प्रायः इसी लिपि में छपती थी। देखो, कहा जाता है कि विश्व में मतलब कि पूरा संसार में संस्कृत की प्राकृत पुस्तक कौन लिपि में छपता था? देवनागरी लिपि में। ये सब छपता था देवनागरी लिपि में, ठीक है ना। इसमें सिर्फ देवनागरी लिपि के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या होता था। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां संस्कृत और नेपाली किस लिपि में? देवनागरी लिपि के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? कौन सी लिपि में छपती थी? देवनागरी लिपि में। संस्कृत एवं प्राकृत की पुस्तकों में संस्कृत एवं प्राकृत पुस्तकों किस लिपि में छपती थी? देवनागरी लिपि में। अब नहीं होगा शायद ये सब। देश में बोली जाने वाली भिन्न भिन्न भाषाएं तथा बोलियां भी इसी लिपि में लिखी जाती थी। जैसे देश में बहुत सारा बोली बोला जाता है कि नहीं, तो वो सब बोली कौन सा लिपि में रहता था? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि, ठीक है ना। तमिल, मलयालम, तेलुगु एवं कन्नड़। तमिल, मलयालम, तेलुगु एवं कन्नड़। इसको ऐसे तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ याद नहीं रहेगा, इसे याद रखना। कन्नड़, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। इस सब लिपि में भिन्नता दिखाई पड़ती है। ये जो चार गो भाषा है ना, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये चार गो लिपि में देवनागरी लिपि से थोड़ी सी भिन्नता दिखाई पड़ती है। थोड़ा सा भिन्न है, मतलब कि थोड़ा सा बस अलग है ना, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही अलग है। लेकिन ये लिपियां भी नागरी लिपि की तरह ही प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। ये जो चारों लिपि है, चारों भाषा है, तमिल, मलयालम, तेलुगु एवं कन्नड़, ये सब कहाँ से विकसित हुआ है जी? देखो, ब्राह्मी लिपि से। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। और देवनागरी लिपि कहाँ से हुई है विकसित? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि और ये सब लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। समझ में आया? हाँ, लेकिन ये है जो कुछ थोड़ा अलग है, और ये चारों में भी थोड़ा भिन्नता है ना। सब अलग है लेकिन सब आया है कहाँ से? ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। चलो, तुम बताना, तेलुगु तेलुगु लिपि कौन सी लिपि से विकसित हुई है? हैं? कन्नड़, कन्नड़ लिपि कौन से? हैं? अरे ब्राह्मी है खाली, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि कौन सी लिपि से विकसित हुई है? ब्राह्मी लिपि। सब हुई है ब्राह्मी लिपि से। अच्छा, सब तो हुआ है वहीं से विकसित, लेकिन देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि और ये चारों लिपि में भिन्नता है कि नहीं? हाँ है, बिल्कुल है, ज्यादा नहीं, बस कुछ ही है। देखो क्या हुआ। लेखा का कहना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत में ही मिलते हैं। नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख है, मतलब शुरुआती लेख, वो कहाँ, कौन वाला भारत में? दक्षिण भारत। मतलब दक्षिण भारत किधर है? भारत जैसे ऐसे नहीं होता है, हम लोग हैं दक्षिण। देखो ऐसे है, ऐसे पर आता है ना भारत जी, ऐसे करके मोटा मोटी मान लो, है ना। तो ये वाला उत्तरी भारत, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, मध्य वाला ही है ना। तो दक्षिणी भारत यानी कौन वाला आ जाएगा? कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, आंध्र प्रदेश, ये सब, केरला, ये सब उधर ही क्या आ जाएगा, है ना। तो दक्षिण भारत से, बहुत गंदा पा रहे थे भारत का नक्शा। देखो, अमीबा पा रहे थे। देखो, आरंभिक लेख, देवनागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से, मतलब निचला भारत से, है ना। निचला भारत से, ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण। हाँ, तो दक्षिण भारत से मिलते थे देवनागरी के आरंभिक लेख, मतलब शुरुआती लिखल कहाँ से मिलता है हमनी के?
दक्षिणी भारत से। यह लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती थी। इसका नाम पहले नंदी नागरी था। इसका नाम पहले नंदी नागरी। देवनागरी लिपि का पहले का नाम था नंदी नागरी लिपि। नंदी नागरी लिपि, ठीक है ना। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा है। मतलब खुल के अभी बढ़ रही हैं लिपियां सब, है ना। देखो ये जो चारों है, पूछते हैं तुमसे मनीष, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये चारों लिपि का विकास, ये सब लिपि कहाँ बोला जाता है भारत के कौन से कोना में? दक्षिणी भारत, हाँ। देवनागरी लिपि का विकास किधर से हुआ? लिपि का विकास, तो उसका पहला वाला नाम है, डोंट लाफ। अरे दक्षिणी भारत से। हाँ चलो और पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। दक्षिण भारत में, इसे हंसना नहीं, मनोबल टूट जाता है फिर भी देखो अभी जो चारों है ना भाषा, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, इस सब के स्वतंत्रता से विकास हो रहा है। कने होगा विकास, जहाँ बोला जाता है वहाँ विकास होगा, है ना। कने बोला जाता है दक्षिणी भारत में। हाँ, नंदी नागरी किस लिपि का पुराना नाम है? स्पीड में बोले के चक्कर में भुला जाता है सब। देवनागरी लिपि का, भले 2 मिनट लेट बोल लेकिन सही बोला, है ना। स्पीड में बोले के चलते अथी अथी कर लेगा, वही तो अथी अथी हो जाता है फिर भी कई शासकों ने नागरी लिपि का प्रयोग किया है। जैसे 11वीं सदी में गजराज और राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित है। तो 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य, ठीक है ना। ये सब का नाम याद रखना है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ही चैप्टर है। इसमें कोई कहानी नहीं है, बस एगो भाषा के विस्तार है कि वो भाषा कैसे आया, उसका पुराना नाम क्या था, वो कहाँ से विकसित हुआ, उसको कौन कौन राजा यूज किया भाषा के, है ना। वो भाषा में कैसे स्थिरता आया, कितना साल पहले था, ये सब कैसे अच्छा लगेगा, है कि नहीं जी। ये कोई आदमी थोड़ी है कि कहूँ गया, एगो सुजान नामक नर्तकी से प्रेम किया, बादल वाला लिख रहा है, इसे थोड़ी ही याद होगा। इमें खाली ऐसे ही याद करे पड़ेगा, है ना। देखो इसको जो देवनागरी लिपि है, इसको कई शासक है, कई राजा है इसको इस्तेमाल में किए। कौन कौन? जैसे में 11वां सदी में गजराज, 11वां सदी में गजराज कौन है? राज राज है, कौन है जी? राज राज, कौन है? राज राज। और राजेंद्र, और कौन है? राज राज और राजेंद्र, है ना। प्रतापी चोल राजा, प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर, अपन राजा सिक्का चलवाता था, है कि नहीं जी। उनके सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित है, नागरी अक्षर अंकित है। क्या नागरी और देवनागरी में, कोई नहीं बताना अभी, क्या नागरी और देवनागरी लिपि ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है मनीष? एक ही है दोनों, हाँ दोनों एक ही है। चलो तो ये सब पता लगा ना। प्रतापी चोल राजाओं ने अपन सिक्का पर लिखवाया नागरी लिपि, मतलब कि देवनागरी लिपि। राजराज और राजेंद्र जैसे 11वीं सदी के राजा। तो 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस, है ना, वीर केरलस नाम है, ठीक है। हाँ ये सब लिखा गया कौन सा भाषा? देवनागरी लिपि में। आगे चलें अब, चलो ना, आएगा। अरे एगो ट्रांजेक्शन लगा देना आज, देखो। इसी प्रकार 9वीं सदी के वर्ग गुण का परि समझना है यहाँ। इसी प्रकार 9वां सदी के, कौन सा सदी है अब? 9वां। 11वां सदी आया था, 12वां सदी आया है, 9वां सदी, है ना। वर्गुण का पल्लियम ताम्र पत्र पर नागरी लिपि में है। ताम्र पत्र देखो, पहले एगो पत्ता पर लिखाता था कुछ भी, है कि नहीं। पत्ता पर लिखाता था, वैसे वो धागा उगा से, धागा से नहीं ना, कोई कोई रहता है पेड़ जेकरा में धागा जैसे निकलता है, ओकरे से बांध के रखल जाता था, ओकरे हमनी ताम्रपत्र कहते हैं। तो 9वां सदी के वर्गुण का पलियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में है। कौन सा लिपि में है? नागरी लिपि में। जौजी लिखल है उमें, लेकिन भाषा हमारा नागरी लिपि है। कौन सा लिपि? नागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो 11वीं सदी में इस्लामी शासन की नींव
इस्लामी शासन, मुगल ये सब किए थे ना शासन भारत पर, तो इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी के चांदी के सिक्कों पर भी नागरी लिपि के शब्द मिलते हैं, है ना। देखो किसको किसको मिला, एगो राज राज था, राज राज, और कौन है, राजेंद्र, एगो वीर, और एगो चोल राजा, ये सब था ना, चोल राजाओं के सिक्कों पर। और वीर केरलस का है जी। और यहाँ महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, इस सब के चांदी के सिक्का पर, महमूद गजनवी के सिल्वर का सिक्का था। कौन सी लिपि के शब्द मिलते हैं, नागरी लिपि के, कौन सा लिपि का शब्द मिलता है, नागरी, नागरी लिपि कहो, देवनागरी लिपि कहो, कुछ भी कहो, है कि नहीं। चलो एक बार फिर से इसको रिवाइज कराते हैं। देखो 9वीं सदी के वर्गुण का पलियम ताम्रपत्र में कौन सा लिपि, अगर ताम्रपत्र लिखल रहेगा तो ताम्रपत्र पर कौन लिपि में लिखा हुआ है, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, है ना। और 11वीं सदी के इस्लामी शासन की नींव, मतलब कि इस्लाम लोग, इस्लामी जो आया था शासन करे, ओखनी की नींव, पहला शासन महमूद गजनवी के चांदी के सिक्कों पर कौन सा लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, क्या, देवनागरी लिपि है। हम अभी क्या कितना बार बताएं कि नागरी लिपि और देवनागरी लिपि सेम है। ये देखो गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी, गजनबी के बाद कौन है, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी है, शेर शाह, शेर शाह आदि शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए, नागरी शब्द खुदवाए, माने कि इसे लिखवाता था ऐसे ही ना जी, ऐसे करके सिक्का पर, तो वही खुदवाए। कौन कौन है, तो मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, ये सब लिखवाए कौन लिपि में, देवनागरी लिपि में अपन सिक्का पर खुदवाए। अकबर के सिक्कों पर तो नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है, रामसीय शब्द अंकित है, कौन सा लिपि में, देवनागरी लिपि में कौन सा शब्द अंकित है, तो रामसीय शब्द, है ना। केकर सिक्का पर, अकबर के, अकबर जो है वो 15 साल की उम्र में राजा बन गया था, है ना, छोटे बहुत छोटा से राजा बन गया था अकबर। और वैसा है कि राजा बना, ठीक है, उसको पहले दूसरा शासक आके मार दिया अकबर, अकबर के पापा के, अकबर बना राजा, और फिर उसको राजा बना, अपन बाप के दसमों नहीं हुआ, फिर उसको युद्ध लड़ने जाना था, ताकि चलिए युद्ध लड़ने, हमला कर रहा था कि चलिए, हाँ। अकबर के सब भले गाली देता है, लेकिन इसका भी काम रहा है ना, सब बोलता है जैसे तैसे। अब जोन है उसका नाम हमने काहे ले रहे हैं जी, अगर हम कुछ गुण होगा तबे तो नाम ले रहे हैं, है ना। इतना सब पर शासन करना भी आसान है, तब अगर इतना ही आसान है तो तुम करके दिखाओ। देखो तो केकर सिकवा पर राम सही लिखा हुआ मिला, अकबर के, ठीक है। देखो तात्पर्य है कि नागरी लिपि का प्रचलन ईसा की 8वीं-9वीं सदी से आरंभ हो गया था। इस सब के का तात्पर्य मिलता है, कितना मानी आदमी के सिक्का पर कौची कौची देवनागरी लिपि में लिखा हुआ मिला। इसका तात्पर्य है कि नागरी लिपि का प्रचलन, मतलब कि जो नागरी लिपि चलते आ रही है वो ईसा की 8वीं-9वीं सदी से आरंभ हो गई। ईसा मसीह होते हैं ना, ईसा मसीह के 8वां-9वां सदी से नागरी लिपि के प्रचलन आरंभ हो गया। देखो नागरी लिपि का महत्व है कि नहीं जी, बढ़ेगा आगे। फिर देखो लेखक ने लिपि के पहचान में कहा है, लिपि को पहचानने के लिए लेखक ने लिपि के पहचान में कहा है कि ब्राह्मी तथा सिद्धम लिपि अक्षर तिकोन है, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि का अक्षर तिकोन है, कैसन है जी, तिकोन, तिकोन प्रतीत होता है ना, तिकोन लगता है देखने में। कौन कौन लिपि का, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि का अक्षर, जबकि नागरी लिपि के अक्षरों में के सिरों पर लकीर की लंबाई और चौड़ाई एक समान है। जब लंबाई चौड़ाई एक समान रहेगा तो कैसे चरकोन लगेगा ना,
हैं। तो देखो, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि के अक्षर कैसन लगता था? त्रिकोण लगता था, त्रिकोण लगता था। त्रिकोण कैसे होता है जी? कैसनो बना दो त्रिकोण हो जाएगा। इहो बना देंगे तो हम एकरो त्रिकोण कहेंगे, है ना। कैसनो बना दो, खाली तीन कोना होना चाहिए, चाहे तीन गो भुजा होना चाहिए। तीन भुजा लगा दो तो यो त्रिकोणे हो जाएगा, तीन गो कोना लगा दो तो यो त्रिकोण हो जाएगा। देखो हम तीन गो भुजा पार रहे हैं, कोना के नहीं गिनो, भुजा गिन लो, एक दो तीन, तो यो तीन गो कोण, तीन गो भुजा। तो त्रिकोण किसका किसका है? तो ब्राह्मी का और सिद्धम लिपि का। लेकिन जब नागरी लिपि के अक्षरों के सिरों पर लकीर की लंबाई, हाँ जैसे क हमने लिखे एकदम गोल लगता है ना, चौड़ाई एक समान है। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव जब शाम को कराएंगे ना, तब इसको आएगा काम हम लोग को। प्राचीन नागरी लिपि के अक्षर आधुनिक नागरी लिपि से मिलते जुलते हैं। प्राचीन मतलब क्या होता है? पुराना कि नया? प्राचीन मतलब पुराना, और आधुनिक मतलब, आधुनिक मतलब नया, और प्राचीन मतलब पुराना। देखो, प्राचीन नागरी लिपि के अक्षर आधुनिक नागरी लिपि के अक्षर से मिलते जुलते हैं। हालांकि बात है, जब उससे ही विकसित हुआ है, पुराने भाषा से हुआ है, तो वैसे नहीं रहेगा जी देखने में भी, हैं। लेकिन आज के जो है ना शब्द, पहले के घर के कागज होगा ना किसी के पास, जब कहीं निकलेगा टू कॉपी करावेला, तब पढ़ के देखना, तुमको पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा, नहीं पढ़ पाएगा। लिखा हुआ देवनागरी लिपि में, लेकिन कुछ कुछ पढ़ पाएगा, एक आध गोल, सब नहीं पढ़ पाओगे, है कि नहीं जी? हैं? अंकवा, अब तुम हिंदियों नहीं पढ़ पाओगे, कई वो हिंदियों नहीं पढ़ पाओगे। हाँ वो है वही भाषा। तो वही तो कहल गया है कि आधुनिक नागरी लिपि मतलब कि अब के नागरी लिपि और पहले वाला पुराना नागरी लिपि के शब्द है जो मिलता जुलता है ना। सेम नहीं है लेकिन मिलता जुलता है, खाली एक जैसे रहता तो पढ़ के पूरा फाड़ देते हैं, है ना, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, खाली मिलता है तो कुछ कुछ पढ़ पाते हैं। इस प्रकार दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से तथा उत्तर भारत में 9वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। अच्छा, नागरी लिपि या देवनागरी लिपि का विकास भारत के किस कोने से हुआ? दक्षिणी भारत से, है ना। तो उधर पहले आएगा, मतलब कि 8वां सदी में। कब? 8वां सदी में। कौन भारत? दक्षिणी भारत। और उत्तरी भारत में जी, जब उतना उधर से भाषा आते 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 एक सदी लग गया, 9वां सदी। 9वां सदी में कौन भारत? मनीष, उत्तरी एकरा में लिखे कि एकरा में, नीचे वाला में? हाँ, दक्षिणी एगो बचले है, तब का पूछने जाए। दक्षिणी भारत में, चलो सही है। आगे बढ़े। नौवीं भारत में 9वीं सदी में मिलने लगे देवनागरी अक्षर, है ना। कौन भारत में? उत्तरी भारत में। कौन से भारत में? उत्तरी भारत में। और 8वीं सदी में दक्षिणी भारत में। आगे चलते हैं अब। कितना अभी बचा हुआ है? खत्म होने वाला है अब, ठीक है ना। चलो, अब प्रश्न यह उठता है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी तथा नंदी नागरी क्यों कहते हैं? ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि नागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ, नागरी लिपि को कौन कौन से राजाओं ने, कौन कौन से शासकों ने कहाँ कहाँ खुदवाए, ये पता लगा ना जी। कौन सा सदी में किस भारत में था नागरी लिपि, देवनागरी लिपि चाहे नंदी नागरी लिपि। अब इस सब शब्द के उत्पत्ति कैसे हुआ, इस सब नागरी लिपि, नंदी नागरी लिपि चाहे देवनागरी लिपि, कौन आधार पर हम लोग कहे, है ना। चलो देखते हैं अब। नागरी शब्द को, नागरी शब्द के उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है। मतलब कोई एगो विद्वान नहीं है, ये नहीं कि हाँ यहाँ है तो बस यही है। बहुत सारा विद्वान है जो अपन अपन कहते हैं कि नहीं, नागरी लिपि के ही हिसाब से रखल गया है नाम, यही हिसाब से रखल गया है नाम, है कि नहीं। देखो, कुछ विद्वानों का मत है, मत जैसे मतलब कि कहना, है ना। जैसे हम लोग कैसे मत देते हैं, माने कि वोट देते हैं। हाँ, तो कुछ विद्वान के वोट ये है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण ने इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। गुजरात के नगर ब्राह्मण ने, नागर ब्राह्मण,
ब्राह्मण के नाम कौन सा था? नागर ब्राह्मण। कहाँ का था वो? गुजरात के। गुजरात के नागर नाम के वो ब्राह्मण ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, इसीलिए उसका नाम नागरी लिपि हो गया। क्या ये सच बात है जी? हैं? सच बात होगा, हो भी सकता है नहीं भी, एकरा में क्लियर नहीं किया गया है। हैं? गुजरात भी हल्का हल्का दक्षिणी में आता है। हाँ, पूरा नहीं आता, दक्षिणी पश्चिम में आता है ना, हल्के में। तो देखो, कुछ विद्वान कहते हैं ना कि गुजरात के एगो नागर ब्राह्मण थे। कौन ब्राह्मण? नागर ब्राह्मण। नागर ब्राह्मण थे गुजरात के। उसी ने इस लिपि का सर्वप्रथम उपयोग किया, इसीलिए इसका नाम नागरी लिपि है। ठीक है, कुछ ऐसा कहते हैं, इसलिए इनका नाम नागरी लिपि पड़ा। लेकिन किंतु कुछ विद्वानों के मत के अनुसार, मतलब कुछ विद्वान कहते हैं कि अन्य नगर तो मात्र नगर है, परंतु काशी को देवनगरी माना जाता है, इसीलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। देखो, कुछ विद्वान कहते ना हैं कि जो लिपि है नागरी लिपि, इसका नाम कैसे पड़ा, तो गुजरात के एगो नागर नाम के एगो ब्राह्मण थे, तो सबसे पहले वही प्रयोग किए थे, तो यह लागिए कर नाम नागरी लिपि है ना। तब कहता है कुछ विज्ञान कि अरे सब नगर तो नगर है, लेकिन काशी को हम लोग देवनगरी कहते हैं। काशी को देवनगरी कहते हैं। देखो, काशी को देवनगरी कहते हैं, है ना, इसीलिए उसका नाम देवनागरी पड़ा। देखो, सब लड़ गया अपने में, सबके बात रहेगा, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। देखो, अलबे इसके अनुसार ये सब आएगा, ठीक है ना, कि कौन अनुसार कौन विद्वान का कहा। तो अल्बेरुनी के अनुसार 1000 ईस्वी के आसपास नागरी शब्द अस्तित्व में आया। केकर अनुसार जी? अल अल्बेरुनी के अनुसार 1000 ईस्वी के आसपास नागरी शब्द अस्तित्व में आया। इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी नगर अथवा शहर से संबंधित है। ये तो निश्चित है कि जो नागरी शब्द है ना, वो चाहे तो कोई नगर से, नगर के देख के बोलल गया होगा, चाहे तो कोई शहर के, लेकिन ये निश्चित नहीं कर रहा है कि केकर है, कि ना, कि कौन शहर के चाहे कौन नगर के। अब देखो, दूसरी बात यह है कि उत्तर भारत की स्थापत्य काल की विशेष शैली को नागर शैली कहा जाता था। मेरा उत्तर भारत के स्थापत्य काल, उत्तरी भारत माने हमनी वाला भारत है ना, उत्तरी वाला हमनी नहीं, दक्षिणी में है, पूर्वी में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उत्तर में भी, थोड़ा सा पूर्वी में भी, उत्तर पूर्वी में हमनी कहेंगे कि पूर्वी में है, तो थोड़ा सा हमनी वाला उधर यूपी तरफ, दिल्ली तरफ। चलो, तो उत्तर भारत की स्थापत्य कला की विशेष शैली को नागर शैली कहा जाता है। नागर शैली कहा जाता है। यह नागर या नागरी उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। देखो, ये दुनिया का कहना है ना जी? सब अलग अलग कहें, अब ये सब के अलग अलग कहने का मतलब है कि कोई कंफर्म नहीं होगा, कोई के कंफर्म नहीं होगा, ये सस्पेंस में रह जाएगा। चलो, उस समय उत्तर भारत में प्राचीन पटना सबसे बड़ा नगर था। उस समय उत्तर भारत में सबसे बड़ा प्राचीन पटना, सबसे बड़ा पटना, पटना सब राजधानी है ना। तुमको हम संस्कृत के चैप्टर में वो पढ़ाएंगे, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र वैभव में पढ़ाएंगे तुमको कि पटना का क्या है इतिहास। प्राचीन पटना सबसे बड़ा नगर था। साथ ही गुप्त शासक चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। इसको नाम क्या था? देव था। देखो, कहाँ से आदमी बात बना रहा है कि ना, उसका नाम देव था। संभव है कि गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहा गया है। यही सब कह रहा है कि कहा जाए कि गुप्तों की राजधानी पटना देवनगर कहा गया, हाँ, कि पटना को सब देवनगर कहता होगा, ये चलते करना नाम देवनागरी है। कहाँ से कहाँ बात निकालता है। और देवनगर की लिपि होने के कारण देवनागरी नाम दिया गया। कंफर्म नहीं है, दिया गया हो मतलब कि बतिया रहे हैं सब बैठ के, है ना, हमनी के कंफ्यूज करवा बैठा है। कैसे होगा? अंततः अब देखो लास्ट में करेगा, सब चुप रहो, बताते हैं। अंततः लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि
ईसा के 8वीं या 11वीं सदी तक। हाँ वही बोला पीछे हो गया। अंततः लेखक पहुंचते हैं ना ईसा मसीह के 8वीं चाहे 11वीं सदी तक यह लिपि सार्वदेशिक हो गई थी। मतलब इस सार्वदेश में लिपि बोलने लगे ना, सार्वदेशिक हो गई थी। इसलिए इसके नामकरण के विषय में कुछ कहना संभव नहीं लग रहा है। कहूं के देश कहूं के नाम बोलेगा, है ना। देखो सब लड़े लगा था, कोई के बात पास नहीं हुआ, कोई के बात पास नहीं हुआ। ठीक है ना जी। हम जो कंफ्यूजन में रह गए आगे चलते ऊपर कुछ कहना है, लाओ बोल देखते हैं। बोलो कुछ कहना है ना के बारे में नहीं। अरे बोलो नहीं बोले ले देखो हम बोलते हैं। हालांकि हम नागरी लिपि चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें एक देवनागरी लिपि का बात आया है कि नहीं जी। मेरा भी नाम देवराज है। मेरा भी नाम देवराज है। हो सकता है कि इस नागरी लिपि का नाम मेरे ही नाम से रखा गया हो, है ना। नागरी देवनागरी लिपि ये ऐड कर लेना जी। बिहार को सब ऐड करवा लेना देवनागरी से ले आ गया। हां कहां गया बीच में लगा ले दिया। चलो हो गया देवनागरी। देखा कहां से आया ये सब कुछ नहीं, वो कुछ कहना संभव नहीं लगता है। हम कुछ का दिया संभव नहीं है, हमारा नाम से लिया गया है। आगे चलते हैं। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि में है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि में है। नागरी धारा नागरी का परमाणु शासक भोज अपने विधानु राग के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। 12वीं सदी के बाद भारत के सभी हिंदू शासक तथा कुछ इस्लामी शासकों ने अपने सिखों पर नागरी लिपि अंकित की। यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट क्या है। 12वीं सदी के भारत के सभी हिंदू शासक, भारत के सब हिंदू शासक तथा कुछ इस्लामी शासक अपने सिखों पर नागरी लिपि अंकित किए गए, है ना। अपन सिक्का पर नागरी लिपि। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है बताओ। मूल्य कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मनीष बताएगा। नागरी लिपि की उत्पत्ति और विकास का समय क्या है। इसकी 8वीं आएगा हम बता रहे हैं। हाँ बताओ। बीए बोल रहे हैं आपने। गलत सुन लिया आपने क्या है चटनी। बीए तो बोलो ना, ऐसे बोला था कोई ऐसे कौन काम से बोला कोई काम कैसा करता है 8वीं बी बोल दिया। तो भी ईसा मसीह के 8वीं या 11वीं सदी। चलो तुम लोगों को पता था ना। यस सर। ना पूछना कि ईसा मसीह से मतलब नहीं कि छोड़ते हैं, नहीं बताना चाहिए। अब से ट्रांजैक्शन नहीं है, वही ऐसे पूछे पड़ जाता है। किस लिपि में हिंदी, संस्कृत और नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती हैं मनीष। नागरी लिपि हैं। नागरी लिपि की देवनागरी लिपि नहीं। देखो हम बात करते हैं ए बी सी डी ई देवनागरी लिपि कौन बोल देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि विचारों में गलती है। एफ कोई बोलना चाहता है। एफ बोलना चाहते हैं। ई या बी। एफ में एक और कोई ऑप्शन देना चाहते हो। बी भी दे दीजिए। वो ऑप्शन दोनों सोच के। ब्राह्मणी लिपि सर। ब्राह्मणी लिपि। ओकर कोई अपडेटेड वर्जन है। ग्राम दे दीजिए उसका। बी और नंदी लिपि। नंदी नागरी। ओकर ब्राह्मणी लिपि से अपडेट ना हुआ है। अब हम ये बोलो ई होगा की होगा बोलेगा। हम जी बताएंगे। ई एफ अभी देख रहा है कंफ्यूजन इतना पढ़ने के बावजूद भी। ये तो कह दिया कुछ फोन करके काट दे दिया। जी और तुम बता सकते हो। हां बताओ कौन सही होगा। ना देव नागरी होगा। नागरी एफ तक है ऑप्शन। हम
हम बनाए हैं अभी F तक है ऑप्शन। हम G तक बताएंगे। ई सब तो तीनों तो एक ही है। देवनागरी के भी नंदी नागरी ऑप्शन है। नंदी नागरी, देवनागरी सेम टू सेम, नागरी सेम टू सेम, मतलब कि बी ई एफ बताए ना बोले थे ना ये तुम ये बोलो बोला था लास्ट में दोनों नाम कौन याद रखेगा? कौन करना जैसे। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना जी? पता था ना? यस नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? दक्षिणी भारत दक्षिणी भारत दक्षिणी भारत। तो रुके से पहले बता दो। चुप रह जैसे पहले पढ़ ले 11वीं सदी के राज और राजेंद्र चोल राजाओं के सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित थी? हैं? नागरी लिपि नागरी पिछले साथ करो नागरी लिपि होगा भी, ठीक है ना? नागरी लिपि, नागरी लिपि का नामकरण किसके नाम पर किया गया? यह किस विद्वान के अनुसार है? अल्बेरूनी ना बोला जाता है अल्बेरूनी के अनुसार। चलो किस लिपि को नंदी नागरी लिपि में कहा जाता है? नागरी लिपि को। ठीक है। चलिए आज हम इस चैप्टर को खत्म कर दिए, ठीक है ना जी? बोले तो इसको समाप्त कर दिए। अगला चैप्टर हमारा रहेगा अमरकांत जी के द्वारा लिखा हुआ बहादुर, है ना? बहादुर पढ़ेंगे।